हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे आपके यूनिट नंबर 7 की, दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ मेजर गेम्स एंड सपोर्ट्स यहाँ पे। एंड 10 मार्क्स ये आपके यहाँ पे वेटेज कैरी कर रहा है ना। नाउ यहाँ पे हम इस टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं कि इन क्वेश्चंस को यहाँ पे बेसिकली हम यहाँ पे देखेंगे। नाउ देखिए, स्टार्टिंग में यहाँ पे हम बात करेंगे क्रिकेट की, क्योंकि 4 गेम्स यहाँ पे मेजर गेम्स आपको देखनी है। वन इज़ यहाँ पे आपका क्रिकेट, फिर यहाँ पे आपके एथलेटिक्स, फिर यहाँ पे आपका बास्केटबॉल एंड लास्ट पे आपका टेबल टेनिस। नाउ क्रिकेट की अगर हम बात करें मेजरली, यहाँ पे हम देखेंगे पहले हिस्ट्री। अगर क्रिकेट की हिस्ट्री की हम बात करें, क्रिकेट जो है, जो कि मॉडर्न गेम है किनका, स्पेशली ब्रिटिशर्स का। चाहे अगर हम वर्ल्ड की बात करें या फिर इंडिया की बात करें, इंडिया में या फिर वर्ल्ड में क्रिकेट कहाँ से आया, ब्रिटिशर्स से आया। क्लियर। अब कब आया, 13th सेंचुरी में। ये बेसिकली पहले हम बात करेंगे कि इसकी पॉपुलैरिटी या फिर इसका जो ओरिजिन या फिर बिगिनिंग वगैरह ये कहाँ से हुई। सो ये बेसिकली ब्रिटिशर्स ने मेजरली स्टार्ट किया कब, 13th सेंचुरी में। एंड ये बेसिकली कैसे स्टार्ट हुआ, इट वॉज ए गेम ऑफ शफर्ड्स। जो शफर्ड्स होते हैं, जो कि गोड्स या फिर शीप वगैरह की रियरिंग करते हैं, सो इन्हीं से ये गेम स्टार्ट हुई। एंड फिर ये ग्लोबल गेम बन गई कब, 19th एंड 20th सेंचुरी में। एंड आजकल तो स्पेशली इंडिया की अगर हम बात करें, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर गेम मानी जाती है क्रिकेट। नाउ देखिए, बेसिक ओरिजिन इसका कहाँ से हुआ है, शेफर्ड से हुआ है। सो आप देखते हो, इसीलिए कोई भी गेम, फॉर एग्जांपल कोई भी गेम हमारे पास हो, कोई गेम हमारे पास हो, सपोर्ट्स या फिर मूवीज़ वगैरह, दीज आर ऑल इंटरटेनमेंट। इनको सीरियस नहीं लेना होता है, ना ही इनके कारण हमें क्या करना होता है, रिलीजियस इश्यूज उठाने होते हैं या फिर नेशनल इंटीग्रिटी वाले क्वेश्चन उठाने होते हैं, क्योंकि इट्स जस्ट ए गेम, इट इज़ जस्ट ए सपोर्ट एंड ये खाली इंटरटेनमेंट है, बाकी ये कुछ नहीं है। इसका ओरिजिन देखिए, शफर्ड्स ने इसको स्टार्ट किया था। एंड आजकल होता क्या है, जो क्रिकेटर्स हैं या फिर कुछ और होते हैं, उनको हीरो बनाया जाता है, लोग उनके पीछे पागल होते हैं। स्पेशली एशिया की अगर मैं बात करूं, बीट इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, यहाँ पे मतलब ये सब पागलपन चलता है। इसीलिए आप देखोगे कि मेजर पार्ट ऑफ जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो आपको इस वाले पार्ट में मिलेगी। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे आपको मेजर जो यूथ होगा वो आपको अनएम्प्लॉयमेंट में मिलेगा। रही बात सिंपली, अगर ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें, रिसेंटली उन्होंने 2023 में वर्ल्ड कप जीता। एंड जब वो मेनली ट्रैवल उन्होंने किया अपने कंट्री, जब उन्होंने ट्रैवल किया, वहाँ पे लोग उनको नॉर्मली ट्रीट कर रहे थे, उनकी तरफ कोई देख भी नहीं रहा था, ऐसे ही हेलो हाय, हाँ आप जीते तो अच्छी बात है, क्योंकि ये एक सपोर्ट्स है, इसको मतलब बढ़ाना चढ़ाना नहीं है। इसलिए आप देखते हो कि जो इंडिया, फॉर एग्जांपल इंडिया, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश, यहाँ के जो गरीब हैं वो गरीब ही रहेंगे, या फिर यहाँ के जो अमीर हैं वो और अमीर बनते जाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि क्रिकेटर्स इतना मनी छाप रहे हैं जितना वो डिजर्व नहीं करते हैं। नाउ बात कहाँ से आई, ओरिजिन से। सो ये शफर्ड्स ने यहाँ पे स्टार्ट किया है। मे बी कुछ लोगों को मेरी बातें जो है ना उनसे मिर्ची लगती है, बट आई डोंट केयर, जो है वो है। नाउ अर्लियर इन 1787 ए क्लब वाज फॉर्मड इन इंग्लैंड। देखिए, पहले मतलब शुरुआत कहाँ से हुई, इंग्लैंड की अगर हम बात करें, स्पेशली लॉर्ड्स, जिसको बेसिकली होम ऑफ क्रिकेट माना जाता है, यहाँ से एक क्लब की शुरुआत होती है। एंड जिस क्लब को बोला जाता है MCC क्लब, मैरलीबोन क्रिकेट क्लब, दिस इज मैरलीबोन क्रिकेट क्लब। सो इस क्लब की शुरुआत हुई। अच्छा, इसको किस लिए बनाया गया, ताकि ये रूल्स को फ्रेम करे, क्या करें, रूल्स को फ्रेम करें। एंड आजकल आप देखते हो जब कोई रूल क्रिकेट में वायलेट होता है, सो या फिर अंपायरिंग, अगर आपको अंपायर बनना होगा या कुछ और, आपको पहले MCC रूल बुक रटी होनी चाहिए, आपको रूल्स पता होने चाहिए। सो MCC रूल बुक का कॉन्सेप्ट यहीं से निकला है। मे बी जो लोग क्रिकेट जो इंटरेस्टेड होंगे उनको ये सब चीज़ें पता होंगी। नाउ इन 1835 में क्या होता है, MCC लेड फ्रेश रूल्स एंड रेगुलेशंस। फिर 1787 में क्लब बनाया। फिर 1835 में क्या हुआ, MCC ने बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए, स्पेशली किन के लिए, जो इंटर क्लब मैच होते हैं, इनके क्लब वाले मैच होते हैं, इनके स्टेट्स के अंदर जो लोकल मैच होते हैं, उनके लिए बेसिकली इन्होंने क्या लाया, उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ
जो ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस मतलब उस टाइम ऑलमोस्ट मतलब हाफ ऑफ वर्ल्ड में था, ऑस्ट्रेलिया में भी ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस था, ब्रिटिश राज चल रहा था। सो इन्होंने क्या किया, वहाँ पे भी फिर ये गेम पॉपुलर हुई। एंड जैसे आपने मूवी लगान मतलब वो दिखाने के लिए वहाँ पे है कि बेसिकली क्रिकेट का कॉन्सेप्ट, बट सेम इंडिया में भी फिर क्रिकेट का कॉन्सेप्ट किन्होंने लाया, ब्रिटिशर्स ने अगेन लाया। सो मेन जो क्रेडिट है क्रिकेट का ये जाता है ब्रिटिशर्स को या फिर इंग्लैंड वालों को, ये आपको याद रखना है। अच्छा, द फर्स्ट ऑफिशियल टेस्ट मैच वॉज प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया इन मार्च 1887। हिस्ट्री बताने को काफ़ी ज़्यादा है, अगर हम हिस्ट्री ही बताएं आपको 10-20 पेजेस में आपको खाली हिस्ट्री बताऊंगा यहाँ पे, बट हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है, हमें उतना ही लिखना है जिसमें हमारे मार्क्स बने। सो पहला जो ऑफिशियल टेस्ट मैच खेला गया, फिर ये खेला गया 1887 में इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच। फिर जून 1909 की अगर हम बात करें, आईसीसी को बनाया गया, आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को बनाया गया, जो कि आजकल आप देखते हो जिसको जो कि रेगुलेट एंड प्रमोट करता है बेसिकली क्रिकेट को ऑल ओवर दी वर्ल्ड। नाउ 5 जैन 1971 को क्या हुआ, दिस इज 1971, हम बेसिकली 1887 से आए 1971, ऑलमोस्ट 85 ईयर्स। फिर यहाँ पे हुआ क्या, पहला ओडीआई मैच खेला गया ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड के बीच, कहाँ पे, एमसीजी मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में भी आपको पता होगा कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में ये क्रिकेट मैच खेला गया। सो फिर ये तो हुई पहले टेस्ट मैच की बात। पहला जो टेस्ट मैच था 1887 में खेला गया, पहला ओडीआई 1971 में, एंड पहला जो T20 खेला गया वो खेला गया 2005 में। अच्छा, हम बात कर रहे हैं स्पेशली मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट की अभी तक यहाँ पे, क्योंकि बेसिकली दो टाइप के क्रिकेट हमारे पास हैं, एक है मेंस के लिए, फिर दूसरे हमारे पास है वुमेन्स के लिए। नाउ सिमिलरली अगर हम वुमेन्स की बात करें, पहला जो टेस्ट मैच खेला गया वो खेला गया 1934 में ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड के बीच। पहला जो ओडीआई मैच खेला गया वो खेला गया 1973 में न्यूजीलैंड एंड जमैका के बीच। जमैका बेसिकली जो वेस्ट इंडीज़ के रिलेटेड, वहाँ से भी वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी आते हैं, पहले जमैका भी बेसिकली क्या होती थी, टीम होती थी। फिर फर्स्ट जो T20 मैच खेला गया वो खेला गया 2004 में न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड के बीच। सो ये सब चीज़ें बेसिकली आपको एग्जाम में लिख के आना है। नाउ इन इंडिया क्रिकेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश मर्चेंट सेलर्स, यानी कि जो बेसिकली यहाँ पे ट्रेड करने आए थे, जो ब्रिटिश वाले ट्रेड करने आए थे सी रूट्स से, या फिर सेलर्स जो थे, उन्होंने 18th सेंचुरी में यहाँ पे बेसिकली क्या किया, उन्होंने यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे इंटर इंडिया किया, फिर यहाँ पे इन्होंने पहला क्लब इस्टेब्लिश किया इंडिया में, कब, 1792 में। एंड फिर बेसिकली इंडिया में, यानी कि इंडिया की सॉइल की अगर हम बात करें, इंडियन सॉइल पे पहला टेस्ट मैच खेला गया, कब, 1932 में। ये हम बात कर रहे हैं इंडियन सॉइल पे, कब पहला मैच खेला गया, 1932 में। सो ये है कुछ हिस्ट्री जो आपको याद रखनी है। एंड स्पेशली इस वाले वीडियो के नोट्स, मतलब बाकी जो नोट्स हैं दे आर ऑल पेड, क्यों नाउ इस वाले वीडियो के मैं नोट्स डालूंगा कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे, आपको लिंक नीचे मिल जाएगी। नाउ अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें, देखिए हिस्ट्री तो हमने जान ली कि हिस्ट्री में कहाँ से क्या हुआ, कि बेसिकली जो शेफर्ड्स थे उन्होंने ये गेम का ओरिजिन किया। अच्छा, फिर क्लब एक बनाया गया 1787 में इंग्लैंड में, जिसको एमसीसी क्लब के नाम से जाना गया। फिर 1835 में इस क्लब ने क्या किया, इस क्लब ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए इंटर क्लब मैच के रिलेटेड। फिर 1887 में क्या हुआ, पहला क्रिकेट मैच स्पेशली टेस्ट मैच। फिर 1909 में क्या हुआ, आईसीसी फ्रेम किया गया। फिर 1971 में फर्स्ट ओडीआई, 2005 में पहला T20। सिमिलरली फिर आप याद रखोगे वुमेन्स इंटरनेशनल। एंड इंडिया की अगर हम बात करें, 1792 में यहाँ पे क्लब इस्टेब्लिश किया गया, एंड पहला टेस्ट मैच इंडियन सॉइल पे 1932 में खेला गया। नाउ रूल्स एंड रेगुलेशंस की अगर हम बात करें, देखिए सभी को पता होगा कि एक क्रिकेट टीम में दोनों साइड से 11 प्लेयर्स होते हैं, यानी कि ईच टीम कैरीज यहाँ पे 11 प्लेयर्स जो कि फील्ड पे होते हैं। अच्छा, गेम जो होती है वो स्टार्ट होती है बाय टॉस, एंड जो टीम टॉस को विन करती है उनको अपॉर्चुनिटी होती है कि वो बैट करें या फिर बॉल करें। देन
एंड ये सब चीज़ें यानी कि जो पूरी गेम चलती है वो चलती है इन द सुपरविजन ऑफ अंपायर्स। जो अंपायर्स होते हैं उनके सुपरविजन में पूरी गेम चलती है। एंड यही अंपायर्स जो होते हैं ये डिसीजन मेकर्स होते हैं कि यही फील्ड पे सभी जो डिसीजंस होंगे ये यहाँ पे क्या करेंगे, उनको यहाँ पे उनके लिए रेस्पॉन्सिबल रहेंगे यहाँ पे। एंड वो जो डिसीजंस होंगे दे विल बी अकॉर्डिंग टू MCC रूल बुक। अच्छा, फिर टीम टेक्स टर्न्स बैटिंग एंड फील्डिंग, यानी कि हर एक टीम की अपनी अपनी टर्न आती है बैटिंग एंड फील्डिंग की। अच्छा, द टीम विद द मोस्ट रन्स एट द एंड ऑफ द मैच विन्स, यानी कि जो एट द एंड ऑफ द मैच हमारे पास टीम होगी वही लास्ट पे क्या करती है, वही लास्ट पे विन करती है। अच्छा, ये है टीम्स के रिगार्डिंग। नाउ फील्ड की अगर हम बात करें, द क्रिकेट फील्ड हैज ए रेक्टेंगुलर पिच ऑफ सेंटर 22 यार्ड्स। जो हमारे पास पिच होती है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है यहाँ पे पिच। अच्छा, ये हमारे पास है बाउंड्री, ये है बाउंड्री, ये है पिच। पिच पे क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास विकेट्स होंगे, इस साइड में भी, इस साइड में भी विकेट्स होंगे। सो ये जो पिच हमारे पास होती है ये रेक्टेंगुलर शेप की होती है। आपने देखा होगा ये जो पिच हमारे पास होती है रेक्टेंगुलर शेप की होती है। जनरली ये कितने यार्ड्स की होती है, 22। हाँ, अच्छा, हमारे पास कितनी होती है, इट इज़ ऑलमोस्ट 20.12 यानी कि 22 यार्ड्स। एंड अगर हम इसकी बेसिकली विड्थ की बात करें, विड्थ हमारे पास कितनी होती है, 10 फीट यहाँ पे। देन एट ईच एंड ऑफ द पिच आर विकेट्स कॉन्सिस्टिंग ऑफ 3 स्टम्प्स एंड 2 बेल्स, यानी कि बेसिकली हमारे पास फिर क्या होते हैं, 3 स्टंप होते हैं एंड इन 3 स्टंप के ऊपर हमारे पास 2 बेल्स लगे हुए होते हैं। द फील्ड इज़ जनरली ओवल, फिर जो फील्ड हमारे पास होती है या तो ओवल शेपड होती है, अच्छा, या तो सर्कुलर हो सकती है, यानी कि या तो ऐसे ओवल शेपड होगी या तो पूरी क्या होगी, पूरी सर्कुलर होगी विद बाउंड्रीज मार्किंग द एजेस। फिर एंडस या एजेस पे क्या होती है, बाउंड्रीज हमारे पास। सो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। नाउ बात करेंगे हम बैटिंग की। सो इतना आपने यहाँ तक देखा। बैटिंग की अगर हम बात करें, बैटिंग की अगर हम बात करें, देखिए होता क्या है, 2 बैट्समैन या फिर प्लेयर्स बैटिंग स्टैंड इन फ्रंट ऑफ विकेट्स 1 एट ईच एंड होल्डिंग बैट्स, यानी कि 2 खिलाड़ी क्या करते हैं, 2 खिलाड़ी बैटिंग करने के लिए आते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज बैटिंग साइड एंड ये है बेसिकली रनर साइड। इसको क्या बोला जाता है, रनर साइड, जहाँ से बॉलर बॉल कर रहा है। सो एक बैट्समैन यहाँ पे विकेट्स के सामने होगा, दूसरा यहाँ पे इस साइड में होगा हमारे पास। अच्छा, नाउ द स्ट्राइकर, यानी कि जो बेसिकली क्या है, जो बेसिकली बॉलर को फेस कर रहा है वो क्या कहलाता है, स्ट्राइकर। द बैट्समैन फेसिंग द बॉल ट्राइज टू हिट द बॉल बॉलर्ड बाय द बॉलर, यानी कि इसको क्या करना है, इसको बॉल को कहीं पे भी हिट करना है जहां ये मार सकता है पूरी फील्ड में। फिर रन्स आर स्कोर्ड व्हेन बैट्समैन रन बिटवीन द विकेट्स आफ्टर द बॉल इज हिट, यानी कि रन्स कैसे बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज स्ट्राइकर एंड ये हमारे पास है नॉन स्ट्राइकर एंड। अच्छा, होगा क्या, बेसिकली रन्स कब, फॉर एग्जांपल फील्ड में बॉल चली गई, ये फील्ड में बॉल चली गई, ये रन्स कब काउंट होंगे, जब ये विकेट्स के बीच क्या करेंगे, विकेट्स के बीच क्या करेंगे, आपस में रन करेंगे। एंड रन्स ऐसे भी स्कोर कर सकते हैं बाय डायरेक्टली हिटिंग द बॉल टू बाउंड्री, यानी कि या तो 4 रन्स काउंट होंगे या तो 6 रन्स काउंट होंगे। ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। एंड आई होप जो भी क्योंकि मेजरली 99% लोग इंडिया की अगर हम बात करें क्रिकेट के साथ इन्वॉल्व हैं, सो ईजिली आप ये चीज़ें लिख सकते हो। अच्छा, द टोटल स्कोर ऑफ टीम इज काउंटेड बाय द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड। अच्छा, रन्स आर आल्सो काउंटेड इन द फॉर्म ऑफ बाइज। देखिए टोटल टीम का जो स्कोर होता है हमारे पास वो हम देखते हैं ऑन दी बेस ऑफ नंबर ऑफ रन स्कोर, कितने रन स्कोर किए गए। एंड रनर्स जो होते हैं वो 22 की फॉर्म में भी बनते हैं, लेग 22 की फॉर्म में भी बनते हैं। 22 मतलब जो हमारे पास विकेट्स होती हैं उनके सामने बैट्समैन होता है स्ट्राइकर एंड पे, पीछे विकेट कीपर होता है। अब अगर बॉल ऐसे आई कि जो बैट्समैन है इसने भी बॉल को मिस किया, कीपर ने भी बॉल को मिस किया, तब उस केस में अगर जो दोनों बैट्समैन हैं उन्होंने रन्स लिए तो वो जो रन्स होंगे वो काउंट होंगे एज 22। सो उनको क्या बोला जाता है, एज 22 व्हेन बॉल मिसेस बोथ बैट्समैन एंड कीपर। अच्छा, फिर लेग 22, लेग 22 कब बनते हैं, जब जो स्ट्राइकर बैट्समैन होता है उसके जो पैड्स होते हैं या फिर लेग्स के ऊपर बॉल लगती है एंड वो रन करता है। फिर वाइड बॉल्स के फॉर्म में भी रन बनते हैं, नो बॉल्स के फॉर्म में भी रन बनते हैं। वाइड बॉल कब, जब जो बॉल होगी वो आउट ऑफ रीच ऑफ बैटर होगी। नो बॉल काफ़ी ज़्यादा तरीकों की होती है, इन शॉर्ट मैं आपको बोलूँगा जब हमारे पास लीगल बॉल यानी कि क्रिकेट रूल्स के अकॉर्डिंग बॉल को यहाँ पे
नहीं किया जाता, या फिर बॉल इज़ नॉट बॉल्ड अकॉर्डिंग टू बेसिकली लीगल रूल्स, या फिर लीगल फील्ड प्लेसमेंट, या फिर लीगल डायमेंशन हमारे पास। सो इनसे भी क्या है, रन यहाँ पे काउंट होते हैं। सो एक तो रनिंग बिटवीन द विकेट, फिर यहाँ पे बाउंड्रीज, एक तो रनिंग बिटवीन द विकेट, फिर बाउंड्रीज, फिर यहाँ पे बाइज, लेग बाइज, वाइड बॉल्स, नो बॉल। सो इन सभी से रन्स काउंट होते हैं एक टीम के, या फिर टोटल स्कोर। फिर बॉलिंग, अगर हम बॉलिंग की बात करें, दी बॉलर बॉलर्स दी बॉल टुवर्ड्स दी स्ट्राइकर विकेट फ्रॉम दी अपोजिट एंड, यानी कि इस साइड में 3 विकेट होंगे, इस साइड में 3 विकेट होंगे। इस साइड में जो बैटर होगा, जो बॉलर को फेस कर रहा होगा, अगर ये बॉलर आ रहा होगा, सो ये है स्ट्राइकर एंड। सो बॉलर जो बॉल करेगा वो स्ट्राइकर एंड की तरफ करेगा। फिर दी बॉलर मस्ट डिलीवर दी बॉल विद 1 फुट बिहाइंड दी बॉलिंग क्रीज। ये फॉर एग्जांपल बॉलिंग क्रीज होती है, अगर यहाँ पे है विकेट 3 विकेट, ये बॉलिंग क्रीज होती है, यहाँ से बॉलर आ रहा है, सो बॉलर को इस क्रीज के विद इन बॉल करनी है। अच्छा, विच इज़ 4 फीट, एंड ये कितनी होती है, ये 4 फीट की होती है इन फ्रंट ऑफ स्टम्प्स। इनके स्टम्प से कितनी दूरी पे ये क्रीज लगी हुई होती है, या फिर लाइन 4 फीट की दूरी पे। एन ओवर कॉन्सिस्ट ऑफ 6 लीगल डिलीवरीज बोल्ड बाय ए बॉलर। सो एक ओवर में कितनी बॉल्स काउंट होती हैं, 6 बॉल्स। फिर फील्डिंग की अगर हम बात करें, फील्डर्स कैन यूज एनी पार्ट ऑफ दियर बॉडी टू फील्ड द बॉल। इनकी फील्डर्स जो हैं वो अपनी बॉडी का कोई भी पार्ट, हाथ, लेग्स, या फिर उनका एब्डोमेन, वट एवर दे विल यूज़, वो बॉल को फील्ड या फिर रोकने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नो फील्डर कैन स्टैंड ऑन और ओवर द पिच। पिच क्या है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, 22 यार्ड्स पिच, ये है पिच, यानी ये है पिच, जहाँ से एक साइड में 3 स्टंप लगे होंगे, दूसरे साइड में भी 3 स्टंप लगे होंगे। फिर ये होगा पहले सर्कल, फिर होता है बेसिकली सर्कल, फिर सर्कल के बाहर होती है बाउंड्री। कोई भी खिलाड़ी, ये मैं खिलाड़ी मानूंगा, ये खिलाड़ी, पीछे कीपर, ये स्लिप्स वगैरह, ये बेसिकली यहाँ पे पॉइंट, फिर यहाँ पे कवर, ये एक्स्ट्रा कवर, ये मिड ऑफ। सो होता क्या है, या फिर यहाँ से मिड ऑन, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर लेग, ये बेसिकली शॉर्ट मिड विकेट। कोई भी खिलाड़ी इस पिच के ऊपर नहीं रह सकता, क्योंकि ये इलीगल माना जाता है। सो बेसिकली इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना होगा यहाँ पे। सो किधर पहुँचे हम, नो फील्डर कैन स्टैंड ऑन और ओवर द पिच। अच्छा, ओनली द विकेट कीपर कैन वियर ग्लव्स एंड एक्सटर्नल लैगार्ड्स, यानी कि जो बेसिकली सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं, या फिर स्पेशली मेजर सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं, दैट इज़ ग्लव्स एंड बेसिकली लैगार्ड्स। बाकी हेलमेट वगैरह कोई भी खिलाड़ी लगा सकता है, स्पेशली जो आगे बैठते हैं फील्डर के। बट वियरिंग जो ग्लव्स हमारे पास हैं, एक तो ग्लव्स, दूसरा बेसिकली एक्सटर्नल लैगार्ड, ये बेसिकली कीपर ही पहनते हैं। हाँ, टेस्ट क्रिकेट में आप देखते हो जो खिलाड़ी आगे रखा जाता है पॉइंट पे, या फिर स्लीप पॉइंट पे, या फिर शॉर्ट लेग पे, वो भी, या फिर फॉरवर्ड लेग पे, वो पहन सकते हैं। बट मेजर ऑफ इतना लिख के आओगे। ये तो हो गए बेसिकली रूल्स। नाउ बात करेंगे हम फंडामेंटल स्किल्स की। फंडामेंटल स्किल्स की अगर हम बात करें बैटिंग में क्या क्या स्किल होना चाहिए। फुटवर्क मतलब एक बैट्समैन कैसे अपनी फीट को आगे एंड पीछे ले जाता है ताकि बॉल को वो अच्छे से कांटेक्ट करे। फिर स्टांस मतलब कि बैट्समैन कैसे बैठता है, यानी कि जब वो बैटिंग करता है वो कैसे बैठता है, वो होता है स्टांस। फिर ग्रिप मतलब बैट को कैसे बैटर एक पकड़ता है। फिर हैंड आई कोऑर्डिनेशन मतलब कि जो आइज हैं एंड हैंड्स हैं दे शुड बी फास्ट इन क्रिकेट। फास्ट मतलब क्योंकि बॉल उधर से काफ़ी तेज़ आ रही होगी, 150 किलोमीटर पर आवर आ रही होगी। सो आपकी आइज एंड हैंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्रिकेट में। फिर शॉट सिलेक्शन मतलब आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि मुझे बॉल को कहाँ पे मारना है, ऑफ साइड में, अच्छा लेग साइड में, या फिर डिफेंस खेलना है, ये चीज़ें। फिर टाइमिंग की अगर हम बात करें, टाइमिंग बेसिकली डिपेंड करता है एक खिलाड़ी के स्किल के ऊपर। फॉर एग्जांपल विराट कोहली की अगर हम बात करें, उनकी टाइमिंग बढ़िया है, या फिर जो भी अच्छे बैटर्स हैं आज के टाइम, विलियमसन, स्मिथ वगैरह, या फिर बाबर, उनकी जो टाइमिंग होती है वो बढ़िया होती है। नाउ एंड टाइमिंग ओनली डिपेंड्स अपॉन स्किल लेवल, यानी कि आपके अंदर कितना स्किल है। अच्छा, फिर बॉलिंग की अगर हम बात करें, बॉलिंग में आपके पास क्या क्या स्किल होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, आपके पास स्विंग होनी चाहिए। स्विंग किन के लिए होती है, स्विंग पेसर्स के लिए होती है या फिर फास्ट बॉलर्स के लिए। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे बैटर है कोई, ऐसे समझिए, ये हमारे पास है 3 स्टंप, ये हमारे पास है 3 स्टंप, यहाँ से हमारे पास बॉलर आ रहा है। अब
अगर यहाँ से हमारे पास बैटर है एंड ये जो बैटर है इट इज़ राइट हैंड बैटर। अब अगर इस बॉलर ने क्या की, इस बॉलर ने बॉल की एंड ये बॉल इधर गई, इसको क्या बोला जाता है, आउट स्विंग। अब अगर इस बॉलर ने बॉल की एंड बॉल ऐसे आई अंदर की ओर, इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है बेसिकली इन स्विंग। सो स्विंग क्या हो सकती है, आउट या फिर इन स्विंग। फिर स्पिन, सेम विथ स्पिन, यानी कि अगर यहाँ से बॉलर आ रहा है एंड सामने है राइट हैंडेड बैटर। अब अगर स्पिनर ने बॉल की, अब स्पिनर एंड पेसर में क्या डिफरेंस है, स्पिनर धीरे धीरे बॉल करता है। अब अगर बॉल इसकी तरफ आई उसको बोला जाता है ऑफ ब्रेक, एंड अगर इससे बाहर की ओर गेंद गई यहाँ पे उसको बोला जाता है लेग ब्रेक। ऐसे आप समझ सकते हो। सो ये है कुछ स्किल्स, यानी कि आपको स्विंग आनी चाहिए एज ए फास्ट बॉलर, आपको स्पिन आनी चाहिए एज ए स्पिनर। फिर बाउंसर वो बॉल होती है जो कि बैट्समैन के जो शोल्डर्स हैं या फिर अपर बॉडी पार्ट होता है इसकी तरफ डायरेक्ट की जाती है। फिर हमारे पास है यॉर्कर वो बॉल होती है हमारे पास जो कि हम एम करते हैं कि हम बैट्समैन के टोज या फिर जो विकेट के स्टंप्स हैं ना, स्टंप्स के बिल्कुल टोज के नीचे हम गेंद को क्या करें, गेंद को हिट करें। सो ये है कुछ बॉलिंग स्किल। नाउ फील्डिंग में आपके पास क्या क्या स्किल होना चाहिए, कैचिंग, थ्रोइंग, स्टॉपिंग द बॉल एंड कंसंट्रेशन, ये आपके फील्डिंग में बेसिकली होनी चाहिए। कैचिंग आपको समझ में आ रहा है कि कैच पकड़ना है। फिर थ्रोइंग में आपको समझ आ रहा है कि जब बैट्समैन दोनों रन करें आपको कोशिश करनी है कि थ्रो करना है स्टंप्स के ऊपर। स्टॉपिंग द बॉल, आपको हर जहाँ पे भी फील्ड में आपको रखा जाए आपको स्टॉप करना है बॉल को रन प्रिवेंट करने से। कंसंट्रेशन, आपको कंसंट्रेशन रखनी पड़ेगी अगर आपको कैचिंग वगैरह करनी है, जैसे कि पाकिस्तानी खिलाड़ी कैचिंग प्रैक्टिस करते हैं। नाउ एथलेटिक्स, तो ये तो हो गया हमारे पास अभी तक क्रिकेट की बात, एंड ज़्यादा टिपिकल भी नहीं है एंड मेजरली ज़्यादा लोगों को ये चीज़ें पता होंगी। नाउ एथलेटिक्स की अगर हम बात करें, जो एथलेटिक्स हमारे पास है ये बेसिकली एक सपोर्ट होता है जिसमें नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ को क्या किया जाता है, नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाता है, लाइक रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, वॉकिंग वगैरह। सो एथलेटिक्स में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा गेम्स जो होती हैं ये इन्वॉल्व होती हैं। ये जो गेम्स आपको दिख रही हैं जो ओलंपिक्स वगैरह में खेली जाती हैं, दीज आर ऑल एथलेटिक्स। सो ये हमारे पास क्या है, एथलेटिक्स। अच्छा, इट इज़ ऑफन रेफर टू एज ट्रैक एंड फील्ड। बेसिकली इनको क्या बोला जाता है, इन्हीं गेम्स को क्या बोला जाता है, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट। इनको बोला जाता है क्या, बेसिकली ट्रैक एंड फील्ड इवेंट। इनके लिए आपको स्पेशल ट्रैक्स वगैरह चाहिए। अच्छा, दी सपोर्ट्स इंक्लूड सिंगल इवेंट्स, यहाँ पे सिंगल यानी कि एक बंदा, यानी कि मतलब अपनी कंट्री को सिंगली रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, सच एज 100 मीटर रेस या फिर मैराथन या फिर लॉन्ग जंप। अच्छा, फिर वाइल एथलेटिक्स हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड थ्रू आउट द हिस्ट्री द मेन क्रेडिट गोज टू ग्रीक्स। जैसे क्रिकेट में क्रेडिट किनको जाता है, क्रिकेट में क्रेडिट जाता है ब्रिटिशर्स को, एंड एथलेटिक्स में बेसिकली या फिर ओलंपिक्स में क्रेडिट किनको जाता है, ग्रीक्स को जाता है। विन द फर्स्ट एवर इवेंट कॉन्टेस्टेड एट द एंशंट ओलंपिक गेम्स वाज the race or a sprint of about 192 meters in 776 BC। सो पहली बार जब बेसिकली हम अगर एथलेटिक्स की बात करें, सो बेसिकली 1776 BC में एथलेटिक्स की शुरुआत हुई, यानी कि लोअर लेवल पे। अच्छा, फिर जिसको मतलब ऑफिशियल नहीं माना जाता है, क्योंकि ऑफिशियल बेसिकली कहाँ से माना जाता है, 1896 से बेसिकली ऑफिशियल चीज़ें मानी जाती हैं ओलंपिक्स में। सो 1776 में ही ग्रीक्स ने बेसिकली स्टार्ट किया था ट्रैक एंड फील्ड सपोर्ट्स को या फिर एथलेटिक्स को आप मानो। एंड वो जो पहली बार गेम हुई थी वो एक रेस थी या फिर स्प्रिंट थी, अबाउट 192 मीटर्स की रेस या फिर स्प्रिंट क्या की गई, वहाँ पे खेली गई। अच्छा, फिर द एंशंट ओलंपिक गेम्स इंक्लूड अ नंबर ऑफ एथलेटिक इवेंट्स। क्या क्या, रनिंग, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट या फिर जेवलिन। सो ये सब चीज़ें जो हैं ये पुराने ज़माने से लोग खेलते आ रहे हैं। अच्छा, फिर बाय द टाइम ऑफ द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स एट एथेंस, यानी कि जिनको हम मॉडर्न ओलंपिक गेम्स माने जाते हैं या फिर मानते हैं या फिर ऑफिशियली काउंट करते हैं ओलंपिक गेम्स में। सो इनकी शुरुआत कहाँ से हुई, 1896 में। कहाँ पे, ग्रीस, एथेंस में। अच्छा, फिर एथलेटिक्स वाज वंस अगेन द मेन फीचर या फिर मेन प्रोग्राम किनका, बेसिकली इस जो ये
ओलंपिक गेम की शुरुआत हुई, मॉडर्न ओलंपिक गेम की शुरुआत हुई। एंड इसमें भी जो एथलेटिक्स है ये एक मेन फीचर या फिर मेन रोल इसका था। अच्छा, इसमें देखिए अलग अलग इवेंट्स खेले गए, लाइक यहाँ पे ट्रैक इवेंट्स 100 मीटर के, 1500 मीटर के, या फिर मैराथन्स खेले गए, या फिर फील्ड इवेंट्स लाइक लॉन्ग जंप, शॉर्ट जंप, ये सब चीज़ें यहाँ पे खेले गई। एंड अगर हम रिसेंट जो 2024 समर ओलंपिक्स हुए, कहाँ पे हुए, पेरिस फ्रांस में, आपको पता होगा, उसमें अराउंड 10,500 एथलेटिक्स ने जो एथलीट्स हमारे पास थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, ऑलमोस्ट 200 कंट्रीज से। सो ये हमारे पास जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं यही हमारे पास क्या हैं, यही हमारे पास है ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स या फिर एथलेटिक्स। एंड ये हमारे पास हैं, दीज आर एथलीट्स जो इनमें पार्टिसिपेट करते हैं। समझ में आ रहा होगा। नाउ वेरियस ट्रैक एंड फील्ड इवेंट, क्या क्या हमारे पास जो एथलेटिक्स होती है, एथलेटिक्स होते हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, या फिर ट्रैक एंड फील्ड इवेंट जो होते हैं उनमें क्या क्या होता है। नाउ इसमें रनिंग इंक्लूड किया जाता है, रनिंग में स्प्रिंट हो सकते हैं, मिडिल डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस रेस हो सकते हैं। फिर जंपिंग में यहाँ पे बेसिकली हाई जंप या फिर पोल वॉल्ट हो सकता है, या फिर लॉन्ग जंप या फिर ट्रिपल जंप। देखा होगा आपने, अगर आपने ओलंपिक्स के गेम्स वगैरह देखे होंगे। फिर थ्रोइंग में क्या होता है, शॉर्ट पुट जहाँ पे एक स्टील बॉल को फेंका जाता है, डिस्कस, फिर यहाँ पे एक डिस्क जैसी चीज़ को फेंका जाता है, फिर हैमर या फिर जेवलिन जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है अच्छा इंडिया में। एंड कंबाइंड इवेंट्स, अच्छा कंबाइंड इवेंट्स में क्या होता है, डेक्थलॉन एंड हेफेथलॉन फॉर मेन एंड वुमेन, यानी कि जहाँ पे बेसिकली कंबाइंड इवेंट्स होते हैं, यहाँ पे कंबाइनली मेन एंड वुमेन पार्टिसिपेट करते हैं। मे बी स्पेशली क्योंकि जो सिंगल्स होते हैं वो भी यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं। सिंगल्स में भी क्या हो सकता है, सिंगल्स में भी जंपिंग हो सकती है, सिंगल्स में भी बेसिकली क्या हो सकता है, यहाँ पे रेस हो सकती है, या फिर जेवलिन थ्रो वगैरह हो सकता है, जहाँ पे एक बंदा ही एक कंट्री को रिप्रेजेंट करे, या फिर बेसिकली कंबाइंड इवेंट्स भी हो सकते हैं। नाउ बेसिकली यहाँ पे सभी टाइम की कमी की वजह से मैं सभी यहाँ पे कवर नहीं कर पाऊँगा। मेजर इंपॉर्टेंट फील्ड एंड ट्रैक इवेंट्स यहाँ पे मैं कवर करूँगा जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड हमारा जो टारगेट है दैट इज़ 95+, एंड डेफिनेटली यही चीज़ें हम करेंगे एंड यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। नाउ पहला जो यहाँ पे हमारे पास है एथलेटिक्स में, इट इज़ शॉर्ट पुट थ्रो। शॉर्ट पुट थ्रो में आपको दिख रहा होगा ये जो बॉल होती है ये इसको बोला जाता है बेसिकली शॉट। ये जो बॉल यहाँ पे हमारे पास होती है, अच्छा फिर देखिए इधर इस बंदे को क्या करना है, इस बंदे को फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रैक लगा है एंड यहाँ पे ट्रैक लगा होगा, इस साइड में इसको क्या करना है, इस साइड में इसको बेसिकली फेंकना है, इस साइड में इसको बेसिकली क्या करना है, फेंकना है। सो ये आपको बॉल दिख रही है एंड ये आपको यहाँ पे एथलीट दिख रहा है। एंड इसी चीज़ को ही जो ये चीज़ यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, इस चीज़ को क्या बोला जाता है, इस चीज़ को बेसिकली बोला जाता है शॉर्ट पुट थ्रो। नाउ शॉर्ट पुट थ्रो में होता क्या है, जो बॉल हमारे पास होती है काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है, ये ज़्यादा दूर नहीं जा सकती। अच्छा ये हार्डली 15 फीट, 20 फीट, 30 फीट उतनी ही जाती है। फिर ये सॉलिड आयरन की बॉल हो सकती है, या फिर ब्रास की हो सकती है, या फिर किसी और हैवी मेटल की ये बॉल हो सकती है। अच्छा फिर अगर हम ओलंपिक्स की बात करें, ओलंपिक्स में पहली बार शॉर्ट पुट को कब इंक्लूड किया गया, 1896 में ही, यानी कि इन द फर्स्ट इवेंट इटसेल्फ, जो ओलंपिक्स का था उसमें ही शॉर्ट पुट थ्रो को क्या किया गया, इंक्लूड किया गया, स्पेशली मेंस का। वुमेन्स की अगर हम बात करें, जो वुमेन्स शॉर्ट पुट थ्रो है इसको पहली बार 1948 में ओलंपिक्स में ऐड किया गया। सो ये हम बात कर रहे हैं ओलंपिक्स की, ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है। नाउ स्किल्स की अगर हम बात करें, इसमें आपको क्या क्या स्किल चाहिए, देखिए इसमें आपको बेसिकली स्किल्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे ये स्किल आपको चाहिए। बट बिफोर दैट कि जब हम बेसिकली हमारे पास ये बॉल जब ये फेंकी जाती है, ये बॉल, इसके लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं। एक हमारे पास होता है पैरी ओब्राइन स्टाइल, जो कि पैरी ओब्राइन ने डिस्कवर किया था, फिर डिस्को पुट स्टाइल, फिर हमारे पास ऑर्थोडॉक्स यानी कि इन जनरल। अच्छा यहाँ पे कोई मतलब पर्टिकुलर स्टाइल यूज़ में नहीं होता है। नाउ जो स्किल्स हमारे पास हैं एज पर पैरी ओब्राइन स्टाइल एंड डिस्को पुट स्टाइल। नाउ पैरी ओब्राइन स्टाइल में क्या होता है, पहले बेसिकली ये जो सर्कल यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला सर्कल, अच्छा इस सर्कल में पहले खिलाड़ी क्या होते हैं, पहले खिलाड़ी इस सर्कल के नियर बाय होते हैं। फिर जब खिलाड़ी का नाम इनाउंस किया जाता है कि आप आइए अब आपकी बारी है, विद इन 60 सेकंड खिलाड़ी को यहाँ पे पहुँचना है इस सर्कल के अंदर। अच्छा
जैसे ही ये खिलाड़ी इस सर्कल के अंदर पहुंचा, इसने बॉल उठाई। अब जैसे ही बॉल उठाई, इसको नहीं फेंकना है, पहले इसको यहाँ पे होल्ड करना है। इस बॉल को क्या करना है, होल्ड। फिर एक स्टार्टिंग पोजीशन बनानी है, फिर अपनी बॉडी को शिफ्ट करना है थोड़ा बैकवर्ड, फिर डिलीवरी यानी कि कैसे ये डिलीवरी करेगा, फिर रिवर्स, एंड लास्ट पे सर्कल की क्लियरेंस, यानी कि जब तक ना बॉल बेसिकली ग्राउंड को हिट करें तब तक ये इस सर्कल से बाहर नहीं जा सकता है। एंड बाहर कैसे जाना है, या फिर जैसे ही इसने इस बॉल को फेंका, ये जो अपना बैक है ये बॉल की तरफ नहीं कर सकता या फिर थ्रो की तरफ नहीं कर सकता। ये स्किल्स बेसिकली आने चाहिए। फिर स्किल्स एज पर डिस्को पुट स्टाइल, यहाँ पे अगेन होल्ड या फिर होल्डिंग, फिर स्टांस, स्टांस यानी कि इसने एक प्रॉपर पोजीशन बनाई। अच्छा, फिर टर्न करना है, फिर डिलीवरी, एंड लास्ट पे सर्कल का क्लियरेंस करना है। सो ये है कुछ स्किल्स जिनका ध्यान रखना होता है। नाउ रूल्स ऑफ शॉर्ट पुट। देखिए शॉर्ट पुट रूल्स की अगर हम बात करें, अगेन ये एक सॉलिड आयरन बॉल होती है हमारे पास या फिर ब्रॉस की। एंड बॉल के वेट की अगर हम बात करें मैन के लिए, पहले हम बात करेंगे मैन के लिए। मैन के लिए इट इज़ ऑलमोस्ट 7.27 kg। इसमें 7.25 भी हो सकता है, 28 भी किसी बुक पे हो सकता है। ऑन एन एवरेज आप याद रखिए 7.27 kg। एंड डाया जो बॉल का होता है, ये बॉल, इस बॉल का जो डाया हमारे पास होता है ये कितना होता है, इट इज़ 110 to 130 mm, यानी कि ऑलमोस्ट 4 से 5 इंच की बॉल होती है, क्योंकि 110 to 130 mm कितना होता है, 4 से 5 इंच, आप खुद समझिए। अच्छा, फिर वुमेन के लिए जो हमारे पास बेसिकली वेट होता है बॉल का, इट इज़ 4 kg, एंड डाया जो होता है इट इज़ 95 to 110 mm। अच्छा, नाउ व्हेन एन एथलीट्स नेम इज अनाउंसड, अगेन वही बात, जब एक एथलीट का नाम अनाउंस होता है सो उसको विदिन 60 सेकंड क्या आना है, उसको विदिन 60 सेकंड बेसिकली यहाँ पे आना है सर्कल के अंदर। अच्छा, फॉर सेफ्टी पर्पस प्लेयर्स कैन टेप दियर फिंगर्स, यानी कि ये जो खिलाड़ी है ये बेसिकली अपने जो फिंगर्स हैं इन पे क्या लगा सकता है, टेप वगैरह। बट याद रखिएगा जो ग्लव्स वगैरह हैं वो बेसिकली यहाँ पे वियर नहीं किए जा सकते, यानी कि सेफ्टी पर्पस के लिए टेप तो बांध सकता है अपने फिंगर्स को, बट ग्लव्स को वियर नहीं कर सकता। फिर रेस्टिंग पोजीशन ऑफ द शॉट इज नियर द नेक, जैसा आपको ऊपर वाली फिगर में दिख भी रहा था। अच्छा, यहाँ पे देखिए जो रेस्टिंग वाली फिगर है, बॉल को कहाँ पे रेस्ट कराना है, अपने नेक के यहाँ पे नेक के ऊपर, एंड यानी कि अपने शोल्डर्स के अबव ऑलमोस्ट यहाँ पे बॉल को क्या, या फिर अपने चेस्ट के अबव बॉल को क्या करना है, अपने चेस्ट के अबव बॉल को रखना है। सो दी रेस्टिंग पोजीशन जो है ऑफ द शॉट, यानी कि बॉल जो हमारे पास है, इज नियर द नेक एंड शुड रिमेन ओवर दियर थ्रू आउट द मोशन, यानी कि मोशन जब तक ना ये मतलब पूरे अच्छे से टर्न करें एंड बॉल को फेंके। अच्छा, विद द यूज ऑफ ओनली वन हैंड, एक ही हैंड का यूज़ करके। द शॉट शुड बी रिलीज्ड अबव द हाइट ऑफ शोल्डर, यानी कि जो हाइट ऑफ शोल्डर होती है एक खिलाड़ी की, उसके अबव इसको क्या करना है, इस शॉट या फिर बॉल को रिलीज करना है। एंड एथलीट कैन यूज दी परिमीटर ऑफ इनसाइड द सर्कल। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये वाला सर्कल जो आपको दिख रहा है, ये इस सर्कल का कोई भी हिस्सा यूज कर सकता है, बट सर्कल के बाहर ये नहीं जा सकता, उसको फॉल माना जाएगा या फिर इसको यहाँ से डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सो एन एथलीट कैन यूज द पेरीमीटर ऑफ इनसाइड द सर्कल बट सर्टनली कैन नॉट यूज द बॉर्डर और आउटसाइड एरिया ऑफ टू बोर्ड। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक्सटेंशन ऑफ द लिम्स आउटसाइड द सर्कल ड्यूरिंग द थ्रो इज नॉट अलाउड, एंड साथ ही में आउटसाइड द सर्कल आप बेसिकली क्या कर सकते, अपने लिम्स यानी कि हाथ पाँव वगैरह आप नहीं ले जा सकते इस सर्कल के बाहर। अच्छा, फिर द लीगल सेक्टर इज 34.92 डिग्री ऑफ द थ्रोइंग एरिया। अच्छा, द शॉट शुड बी थ्रोन विद इन दिस रेंज। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, फॉर एग्जाम्पल ये है सर्कल, यहाँ पे है फॉर एग्जाम्पल खिलाड़ी, इसको मैंने ऐसे, ये मैंने खिलाड़ी बनाया। अब इस खिलाड़ी को क्या करना है, इसको बॉल फेंकनी है। नाउ ये हमारे पास है यहाँ पे फील्ड, ये वाली पोर्शन क्या है, फील्ड। बट फील्ड में आपको ध्यान रखना है कि जो सेक्टर हमारे पास है, जो सेक्टर या फिर थ्रोइंग एरिया हमारे पास है, यहाँ से अगर हम एंगल बनाएंगे ये और ये, यानी कि ये जो एंगल बन रहा है दिस इज बेसिकली 34.92 डिग्री। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है 34.92 डिग्री का यहाँ पे सर्कल है। अच्छा, का यहाँ पे एंगल हमारे पास है। अगर बॉल इससे बाहर गिरी ये काउंट नहीं किया जाएगा। सो अगर बॉल इस रेंज या फिर इस एंगल या फिर इस बेसिकली सेक्टर से बाहर कहीं पे भी गिरी ये बेसिकली काउंट नहीं किया जाएगा। बॉल केवल और केवल
इस सेक्टर के अंदर गिरनी चाहिए, उन्हीं को यहाँ पे काउंट किया जाएगा। समझ में आ रहा होगा कि सेक्टर हमारे पास क्या है, यानी कि बॉल यहाँ पे पड़नी चाहिए, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, जहाँ पे भी पड़े, बट विद इन दिस 34.92 डिग्री रेंज इस सेक्टर के अंदर बॉल हिट करनी चाहिए। समझ में आ रहा होगा। अच्छा, फिर एन एथलीट शुड लीव दिस सर्कल फ्रॉम बैक, एंड जो एथलीट हमारे पास है वो सर्कल को क्या करें, वो बैक से सर्कल को क्या करें, वो बैक से सर्कल से यहाँ पे क्या करें, बाहर निकलें। इतना आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ध्यान में रखना है। देन यानी कि यहाँ से इसको क्या करना है, यहाँ से इसको बाहर निकलना है, क्योंकि यहाँ से ये आया होगा, फिर यहीं से इसको बाहर निकलना है। एंड एक और चीज़, जब तक ना ये बॉल ग्राउंड को हिट करे, जब तक ना ये बॉल ग्राउंड को हिट करें, ये अपनी पोजीशन को यहाँ पे चेंज नहीं कर सकता है। इतना भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अच्छा, ये मोटा मोटा जो आपको याद रखना है। नाउ डिस्कस थ्रो। डिस्कस थ्रो की अगर हम बात करें, डिस्कस थ्रो जो हमारे पास है, ये भी बेसिकली एक ट्रैक एंड फील्ड इवेंट या फिर सपोर्ट हमारे पास है। अब यहाँ पे डिफरेंस आती है इस चीज़ में। ऊपर हमारे पास थी स्टील की बॉल, यहाँ पे हमारे पास एक डिस्क जैसी शेप का इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको बोला जाता है बेसिकली डिस्कस थ्रो। अच्छा, जिसको क्या बोला जाता है, डिस्कस, एंड ओवरऑल इस थ्रो को क्या बोला जाता है, डिस्कस थ्रो, यानी कि डिस्क शेप की ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास। नाउ अगर हम इसकी बात करें, अगर हम डिस्कस थ्रो की बात करें, अगेन इसको भी पहली बार ओलंपिक्स में कब इंक्लूड किया गया, यानी कि इनॉग्रल ओलंपिक्स में इटसेल्फ, जो ग्रीस में हुआ था 1896 में। नाउ इसमें फंडामेंटल स्किल्स आपके क्या क्या होने चाहिए, पहले होल्ड, एंड देखिए होता क्या है, यहाँ पे खिलाड़ी के पीछे क्या होता है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे खिलाड़ी के पीछे एक नेट होता है, जो नेट होता है हमारे पास, यहाँ पे खिलाड़ी होगा, एंड यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगेन ये इसका क्या होगा, ट्रैक यहाँ पे, एंड इसमें भी बेसिकली इसको एक सेक्टर दिया जाएगा, जिस सेक्टर के विद इन इसको क्या करना है, इस डिस्क को क्या क्या करना है, बेसिकली हिट करना है। समझ में आ रहा होगा। ये बेसिकली नेट यहाँ से जो आपको पीछे दिख रहा होगा, ये है खिलाड़ी नेट यहाँ पे, एंड ये रहा आगे सेक्टर जिसमें इसको क्या करना है, इसको फेंकना है। अच्छा, फंडामेंटल स्किल्स क्या है, होल्ड, पहले होल्ड करना है, फिर स्टांस यानी कि अपनी पोजीशन बनानी है, फिर प्रिलिमिनरी स्विंग यानी कि जो बेसिकली अपने आर्म से इनको क्या करना है, इनको ये 2-3 बार या फिर ज़्यादा और बार भी क्या कर सकता है, अच्छे से पहले स्विंग बना सकता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये इस चीज़ को दूर फेंके। फिर थोड़ा टर्न करना है, फिर थ्रोइंग स्टांस बनाना है, फिर लास्ट पे थ्रो करना है, एंड लास्ट पे फिर क्या करना है, अपनी बॉडी को रिवर्स करना है। ये कुछ स्किल्स हैं जिनका ध्यान रखना है डिस्कस थ्रो में। नाउ अगर हम रूल्स की बात करें, अगर हम रूल्स की बात करें, देखिए जो डिस्कस होता है, अगेन जो आपने शॉर्ट पुट थ्रो देखा, शॉर्ट पुट थ्रो में जो शॉट हमारे पास था वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास होता है ये बेसिकली वुडन मटेरियल का भी बना होता है। नाउ द वेट ऑफ डिस्कस इज फिक्सड, कितना 2 kg, किन के लिए, मैन के लिए, एंड वुमेन के लिए ये हमारे पास होता है 1 kg का। फिर डिस्कस यूजुअली इज मेड ऑफ वुड और अदर सूटेबल मटेरियल, यानी कि वुड की ही तरह वो मटेरियल होना चाहिए। अच्छा, हैविंग ए मेटल रिम विथ राउंड एजेस, एंड इसमें क्या होने चाहिए, इसमें मेटल रिम भी होनी चाहिए हमारे पास विद राउंड एजेस। अच्छा, फिर द मेटल डिस्क इज बेसिकली थ्रोन बाय एन एथलीट बाय स्टैंडिंग इनसाइड ए सर्कल, यानी कि ये सर्कल है, यानी कि जब खिलाड़ी का नाम अनाउंस होगा यहाँ पे वो आएगा, बेसिकली वो आएगा, एंड ये जो आपको पीछे दिख रहा है ये एक नेट होगा इसके पीछे। अच्छा, फिर ये खिलाड़ी बेसिकली इस सर्कल के अंदर आएगा, सो इसको पहले इस सर्कल के अंदर बैठना है, एंड इसका जो डायामीटर हमारे पास है इस सर्कल का, इट इज़ 2.5 मीटर, यानी कि 2.5 मीटर का डाया इस सर्कल का हमारे पास है, यानी कि ये जो डाया है, या फिर यहाँ से जहाँ से भी आप इसको मेजर करो, इट इज़ 2.5 मीटर। फिर a throw is valid if the discus falls within the inner edges of a marked sector, कितना 34.92 डिग्री, यानी कि अगेन यहाँ पे जो हमारे पास डिस्कस गिरना चाहिए वो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि इस एंगल के तहत, यानी कि ये सेक्टर जो है, इस सेक्टर का एंगल कितना होना चाहिए, 34.92 डिग्री, इसी के अंदर। अगर इससे बाहर गिरा, ये जो आपको दिख रहा है, इससे बाहर अगर गिरा तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। समझ में आ रहा होगा। फिर a flag or mark is provided to mark the best throw of a competitor. फॉर एग्जाम्पल किसी ए खिलाड़ी ने यहाँ तक फेंका, बी आया उसने यहाँ तक फेंका डिस्कस को,
अच्छा एक और आया, उसने यहाँ तक फेंका। सो जो बेस्ट होगा उनमें, उसका जो यहाँ पे बेसिकली एक बेसिकली क्या लिया जाएगा, एक फ्लैग या फिर कोई भी मार्क यहाँ पे रखा जाएगा, ताकि ये बेसिकली क्या बनेगा, ये बेसिकली बाकियों के लिए यहाँ पे आप ये मानिए कि एंड मार्क बनेगा। नेक्स्ट इज जैवलिन थ्रो। जैवलिन थ्रो की अगर हम बात करें, नीरज चोपड़ा जो कि इंडिया के काफ़ी ज़्यादा या फिर वर्ल्ड की अगर हम बात करें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, एंड ऑलमोस्ट लास्ट ईयर ही इन्होंने ओलंपिक्स में हारा, अदरवाइज ऑलमोस्ट ये काफ़ी बार क्या आ रहे थे, विनर चलते आ रहे थे, या फिर जहाँ पे भी फर्दर ओलंपिक्स होते हैं वहाँ पे ये आगे ही रहते हैं, नंबर 1 पे रहते हैं। नाउ दी जैवलिन थ्रो इज अ ट्रैक एंड फील्ड इवेंट वायर दी जैवलिन। जैवलिन क्या होता है, एक टाइप का स्पेयर जैसा होता है हमारे पास, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जिनको पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता था, जो एनिमल्स वगैरह थे उनको क्या करने के लिए, किल करने के लिए या फिर उनका शिकार करने के लिए। सो ये एक टाइप से जैवलिन हमारे पास होता है। नाउ जितना ये इसको दूर फेंके उतना अच्छा। मॉडर्न ओलंपिक्स की अगर हम बात करें, मेंस में इसको 1908 में इंक्लूड किया गया, वुमेन के लिए इसको 1932 में इंक्लूड किया गया। नाउ इसमें क्या क्या स्किल्स आपके पास होने चाहिए, पहले अगेन यहाँ पे भी होल्ड, फिर स्टार्टिंग पोजीशन, फिर कैरी करना, फिर अप्रोच रन, क्योंकि यहाँ पे रनिंग करनी पड़ती है खिलाड़ी को। अच्छा यहाँ पे आपको दिखाते हैं लाइक दिस, ये पीछे से रन करता आ रहा होगा, पीछे से ये बेसिकली क्या करता आ रहा होगा, रन, फिर ये जैवलिन फेंकता है, एंड फिर ये जैवलिन कितना दूर यहाँ पे गिरे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे जैवलिन गिरा। अच्छा एंड लास्ट ईयर आपने देखा होगा जो अरशद नदीम था, उन्होंने नीरज चोपड़ा को बीट किया था, उनका 90 के अबव चला गया था, एंड आई एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर कि उनका कितना चला गया था, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। सो ये हमारे पास होता है बेसिकली इसका ट्रैक वगैरह, समझ में आ रहा होगा। सो पीछे से ये खिलाड़ी जो होगा रन करते हुए आ रहा होगा, एंड बेसिकली इस लाइन के बाहर ये नहीं जा सकता, बेसिकली इस लाइन के बाहर ये नहीं जा सकता। अगर ये इस रनिंग करते करते इस लाइन को टच किया या फिर इस लाइन से बाहर किया, यानी कि इसका पैर इस लाइन को टच किया या फिर इससे बाहर गया, तब इसको काउंट नहीं किया जाएगा। सो ध्यान दीजिए किधर किधर। अच्छा होल्ड, पहले होल्ड करना, फिर स्टार्टिंग पोजीशन, फिर थोड़ा अपनी बॉडी को कैरी करना, फिर अप्रोच रन, थोड़ा रन करना है, फिर ट्रांजिशनल स्ट्राइड, फिर कैरी स्टेप, फिर डिलीवरी स्ट्राइड, फिर डिलीवरी एक्शन, फिर लास्ट में रिवर्स करना है अपनी बॉडी को। सो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि ये हैं कुछ स्किल्स जो कि आने चाहिए किस में, हाँ जैवलिन थ्रो में। नाउ रूल की अगर हम बात करें, जो जैवलिन होता है उसका वेट 800 ग्राम होता है मैन के लिए। लेंथ की अगर हम बात करें 2.6 to 2.7 मीटर जो जैवलिन हमारे पास होता है, ये हमारे पास लेंथ में 2.6 to 2.7 मीटर, क्योंकि इसकी लेंथ अच्छी खासी होगी। वुमेन के लिए 600 ग्राम एंड लेंथ 2.2 to 2.3 मीटर। अच्छा ए थ्रो शुड बी मेड फ्रॉम बिहाइंड द आर्क ऑफ द सर्कल। फॉर एग्जाम्पल ये है बेसिकली आर्क ऑफ सर्कल, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस आर्क के पीछे क्या करना है, थ्रो करना है ऑफ रेडियस 8 मीटर। एंड बेसिकली ये जो आर्क होगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास जिसका रेडियस हमारे पास क्या होगा, जिसका रेडियस हमारे पास 8 मीटर का होगा, इस आर्क का रेडियस हमारे पास जो होगा, यानी कि अगर यहाँ से नापो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, इसका जो रेडियस हमारे पास होगा वो कितना होगा, 8 मीटर हमारे पास। यानी कि इसके बिहाइंड ये जो आपको आर्क दिख रही है, इसके बिहाइंड आपको क्या करना है, थ्रो करना है। अच्छा किधर चले गए हम, 2 लाइन 0.7 मीटर इन लेंथ एंड 7 सेंटीमीटर इन विड्थ। यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक लाइन यहाँ से ड्रॉ की जाती है, एक लाइन यहाँ से। अच्छा इस लाइन की जो हमारे पास लेंथ है इट इज़ 0.7 मीटर, 0.75 मीटर, यानी कि इतनी बाहर है 0.75 मीटर। एंड ये जो आपको दिख रहा है दिस इज़ रनवे, ये हमारे पास क्या है, रनवे। एंड ये जो लाइन्स हैं इनको ड्रा किया जाता है परपेंडिकुलर टू रनवे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रही है। सो इनको ड्रा किया जाता है, एंड ये जो लाइन्स हैं 0.7 मीटर लॉन्ग, एंड इनकी जो बेसिकली विड्थ होती है ऐसे, यानी कि ऐसे, इसकी विड्थ कितनी होगी, यानी कि इतना यहाँ से ये होगी बेसिकली कितनी, 7 सेंटीमीटर की। आर ड्रॉन एट द एंड ऑफ द आर्क एट राइट एंगल्स टू द रनवे एंड फॉर्म द पार्ट ऑफ थ्रोविंग आर्क। एंड ये जो 2 लाइन्स हैं इसको हम मानते हैं पार्ट किसका, इस थ्रोविंग आर्क का। अच्छा फिर ध्यान दीजिए, 2 लाइन्स शुड बी ड्रॉन एट द एंड ऑफ द सर्कुलर आर्क टू फॉर्म ए सेक्टर कितना, 29 डिग्री। अच्छा ऐसे यहाँ से हमें क्या करनी है, यहाँ से इन जो लाइन्स हैं इनके एंड से हमें लाइन्स ड्रा करनी है, ताकि बीच में हमारे पास जो सेक्टर है वो कितना बने, 29 डिग्री, कितना बने, 29 डिग्री। एंड किसी बुक में होगा 28.96 डिग्री। सो
28.96 डिग्री को आप मान सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली कितना 29 डिग्री। इसमें आपको वरी करने की नीड नहीं है। सो ऐसे हमें लाइन्स ड्रा करनी है ताकि बीच में जो सेक्टर एंगल बने, कहीं से भी अगर आप नापो, ये जो एंगल होना चाहिए इट शुड बी 29 डिग्री या फिर 28.96 डिग्री। नाउ रनवे इज मार्कड बाय पैरेलल लाइन्स। जो रनवे हमारे पास है, देखिए इस रनवे को हम मार्क करते हैं बाय पैरेलल लाइन्स। अच्छा, अब 5 सेंटीमीटर विड्थ। अच्छा, इनकी एक जो लाइन होती है, फॉर एग्जांपल ये लाइन, इसकी जो विड्थ होगी इट इज़ 5 सेंटीमीटर। कितनी विड्थ होगी? 5 सेंटीमीटर। एंड ये जो लाइन्स होंगी कितना अपार्ट होंगी एक दूसरे से? 4 मीटर, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, कितना? 4 मीटर। अच्छा, फिर लेंथ ऑफ रनवे की अगर हम बात करें, जो रनवे हमारे पास होगा, इनकी फॉर एग्जांपल यहाँ से कहाँ तक? थ्रोइंग आर्क तक, ये कितना होगा? 30 मीटर टू 36.5 मीटर। यानी कि ये वैरी करता है, या तो इससे यहाँ तक, यानी कि मैक्सिमम मिनिमम 30 मीटर एंड मैक्सिमम 36.5 मीटर हो सकता है। समझ में आ रहा होगा। फिर नाउ होल्डिंग द जेवलिन मस्ट बी डन एट द ग्रिप पार्ट एंड शुड ऑलवेज बी मेंटेन्ड अबव द शोल्डर लेवल। यानी कि आपको जो जेवलिन है वो आपको अच्छे से ग्रिप करना है एंड शोल्डर लेवल के अबव रखना है। फिर फॉर वैलिड थ्रो द जेवलिन मस्ट लाई बिफोर द स्पेसिफाइड जोन एंड इट्स टिप शुड हिट द ग्राउंड। यानी कि जो जेवलिन हमारे पास है, ये वाला जो जेवलिन हमारे पास है, ये इसकी टिप बेसिकली क्या करनी चाहिए? इसकी टिप जो आगे वाला पोर्शन है, लेट ये इसको मैं एरो से डिनोट करूँगा, ध्यान दीजिए, ये ऐसे, ये इसका एरो बेसिकली ग्राउंड को हिट करना चाहिए। नाउ एंड कहा ये वाले सेक्टर के अंदर गिरना चाहिए, सेक्टर के बाहर नहीं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, फिर अच्छा, फॉर वैलिड थ्रो द जेवलिन मस्ट लाई बिफोर द स्पेसिफाइड जोन एंड इट्स टिप शुड हिट द ग्राउंड, जो अभी मैं बोल रहा था। देयर इज ए स्पेशल मार्किंग लाइन ऑन द रनवे विद इन विच द एथलीट नीड्स टू थ्रो। यानी कि इस लाइन के अंदर हमारे पास। अच्छा, फिर द एथलीट शुड नॉट लीव द ग्राउंड अनटिल द जेवलिन लैंड्स ऑन द ग्राउंड। आपने देखा होगा कि जब भी नीरज चोपड़ा या फिर कोई और एथलीट जेवलिन फेंकता है, वो वेट करते हैं यहीं पे वो जैसे ही इसने फेंका, ये अपनी पोजीशन को होल्ड करते हैं। कब तक? जब तक ना ये आगे जाकर गिरे, जब तक ना इसकी टिप ग्राउंड को हिट करें। अच्छा, फिर आफ्टर throwing action has been made, the thrower should not turn back towards the pointing direction until it lands। यानी कि जैसे ही फॉर एग्जांपल इसने फेंका, ये ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसने यहाँ से जेवलिन फेंका, ये जेवलिन इसके हाथ से निकला, ये जेवलिन निकला, ये निकला, जब तक ना ये यहाँ पे हिट करे, ये पीछे नहीं मुड़ सकता। ये अपनी बैक, यानी कि अपना जो बैक है, ये इधर की ओर टर्न नहीं कर सकता। इसको यहाँ पे आगे की ओर ही देखना है। सो ये हैं कुछ रूल्स जिनका इनको ध्यान में रखना होता है। अदरवाइज उस थ्रो को क्या किया जाता है? उस थ्रो को बेसिकली यहाँ पे नेगलेक्ट किया जाता है। सो ये हैं कुछ रूल्स यहाँ पे। नाउ बास्केटबॉल की अगर हम बात करें, इसकी हिस्ट्री यहाँ पे। सो एथलेटिक्स तो हमारे पास हो गए मेजर जिनको आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नाउ बास्केटबॉल की अगर हम बात करें, इसकी हिस्ट्री। अच्छा, बास्केटबॉल को इन्वेंट करने वाले जो बंदे थे, ही वाज डॉक्टर जेम्स नैस्मिथ। सो डॉक्टर जेम्स नैस्मिथ ने कब? 1891 में, जो कि बेसिकली एक कैनेडियन फिजिकल एजुकेशनिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, एक कॉलेज था स्प्रिंगफील्ड कॉलेज, वहाँ पे इन्होंने क्या किया, बेसिकली बास्केटबॉल को इन्वेंट किया। एंड ये बेसिकली जो वहाँ पे बच्चे वगैरह थे या फिर स्टूडेंट्स थे, उनका मतलब उनको इंटरटेन के लिए उन्होंने इस गेम को इन्वेंट किया था। कहाँ पे? कनाडा में, या फिर आप यहाँ पे यूएसए वगैरह भी बोल सकते हो, क्योंकि जो बास्केटबॉल है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कहाँ पे मानी जाती है? ये यूएस में या फिर अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। अच्छा, फिर इट वॉज क्रिएटेड एज अ सेफर अल्टरनेटिव टू फुटबॉल। यानी कि जो लोग फुटबॉल नहीं खेल सकते हैं, क्योंकि फुटबॉल में इंजरी का ज़्यादा चांस है, क्योंकि वहाँ पे जो बॉल है वो काफ़ी ज़्यादा फोर्स के साथ हिट की जाती है। सो उनके लिए ये गेम इन्वेंट की गई। ही इन्वेंटेड टू कीप द स्टूडेंट्स एक्टिव ड्यूरिंग विंटर्स, स्पेशली विंटर्स, हार्श विंटर्स। अमेरिका के कुछ पार्ट्स में भी हार्श विंटर्स आ जाते हैं, कश्मीर की ही तरह। फिर ये गेम जो है फिर स्कूल्स एंड कॉलेजेस में क्या बनी? स्कूल्स एंड कॉलेजेस में भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज हुई, स्पेशली कहाँ पे? अमेरिका में। फिर बास्केटबॉल बिकेम एन ऑफिशियल
ओलंपिक मेडल सपोर्ट फॉर मेन कब 1936 में इसको ओलंपिक्स में इंक्लूड किया गया मैन के लिए, एंड वुमेन के लिए बेसिकली इसको 1976 में ओलंपिक्स में इंक्लूड किया गया। मैन के लिए कहाँ पे, बर्लिन ओलंपिक्स में, एंड वुमेन के लिए बेसिकली कहाँ पे, मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स में इसको इंक्लूड किया गया। नाउ इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में बास्केटबॉल को लाने वाले कौन थे, अगेन एक कैनेडियन ही थे, उनका नाम था टी डंकन पैटन ने बास्केटबॉल यहाँ पे लाई कब, 1893-94 में। अच्छा, फिर द फर्स्ट इंडियन नेशनल चैंपियनशिप यानी कि INC जो पहली बार मेन के लिए खेली गई थी वो 1934 में खेली गई, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। एंड आज के टाइम आप देखते हो फॉर एग्जांपल जो बास्केटबॉल इंडिया में रूल्स एंड रेगुलेशंस को एसोसिएशन फॉलो करती है वो कब बनाई गई, 1950 में, दैट इज़ बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसको कब बनाया गया, 1950 में। सो ये है कुछ हिस्ट्री यहाँ पे रिगार्डिंग बास्केटबॉल। नाउ स्किल्स की अगर हम बात करें, ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिस इज आपके पास बॉल एंड ये है आपका बास्केट, जिसमें बेसिकली यहाँ पे नीचे एक जाली भी लगी हुई होती है या फिर जाली लगी भी नहीं होती है। यहाँ पे बेसिकली इस बॉल को क्या करना है, इसमें डालना है। सो नाउ देखिए, पासिंग दी बॉल, कुछ स्किल्स, मतलब आपके पास क्या क्या स्किल होना चाहिए। पहले पासिंग मतलब सिंपली आपको पास करना है जो आपके अपने खिलाड़ी हैं। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे ग्रीन शर्ट वाले, इनको क्या करना है, फॉर एग्जांपल इनको अपने खिलाड़ियों को ही पास करना है। फिर यूजिंग क्विक मोमेंट्स, आपको क्विक मोमेंट्स यहाँ पे करने हैं क्योंकि आपका जो अपोनेंट होगा वो आपसे बॉल छीनेगा। फिर शूटिंग दी बॉल क्विकली टू स्कोर, फिर यहाँ से क्विकली बॉल को क्या करना है, बॉल को जल्दी से फेंकना है ताकि स्कोर करना है। फिर अच्छा, डिफेंडिंग द अपोनेंट्स प्लेस एंड क्रिएटिंग टर्नओवर्स, एंड फिर जो अपोनेंट है बेसिकली वो जो बॉल फेंक रहे हैं उसको कोशिश करना है या फिर उनके जो मोमेंट्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करना है, एंड साथ ही में यहाँ पे टर्नओवर्स बनाने हैं ताकि जो आपका जो अपोनेंट है वो कंफ्यूज हो जाए, वो अच्छे से मोमेंट्स ना कर पाए। फिर चेंजिंग डायरेक्शन फ्रीक्वेंटली डिस्टर्बिंग द अपोनेंट, वही चीज़ आपको कॉन्स्टेंटली क्या करना है, आपको बार बार अपनी पोजीशन इसको चेंज करना है ताकि जो आपका अपोनेंट है वो कंफ्यूज हो जाए। सो ये कुछ स्किल्स आपके पास यहाँ पे होने चाहिए। नाउ रूल्स की अगर हम बात करें, इट इज़ प्लेड बिटवीन 2 टीम्स ऑफ नॉट मोर देन 12 प्लेयर्स, एंड ये जो रूल्स हैं ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू फीबा, यानी कि जो इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन हमारे पास है। बेसिकली रूल्स में या फिर जो डायमेंशंस हैं उनमें थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, बट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फीबा के अकॉर्डिंग। सो मैनली अगर हम फील्ड की अगर हम बात करें, मैनली 5 ही खिलाड़ी कहाँ पे रहते हैं, 5 ही खिलाड़ी कोर्ट के अंदर रहते हैं। एंड फिर इनमें से अगर कोई फॉर एग्जांपल फाउल एक्शन करता है या फिर डिस्क्वालीफाई होता है वो बाहर जाता है तब तक नया खिलाड़ी आता है। सो फिर वो बेसिकली जो उनका बेसिकली जो बेंच एरिया होगा या फिर चेंजिंग रूम होगा वहाँ पे वो रह सकता है, वो फील्ड पे नहीं आ सकता है। सो 5 खिलाड़ी क्या रहते हैं, 5 खिलाड़ी फील्ड के अंदर रहते हैं। नाउ इसमें क्या होंगे, इसमें बेसिकली इन्हीं खिलाड़ियों को क्या बोला जाता है, स्टार्टिंग 5। एंड इसमें जनरली 2 जो खिलाड़ी होंगे, 2 खिलाड़ी कहाँ पे रहेंगे, सेंटर के ऊपर, फिर 2 खिलाड़ी बेसिकली फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेंगे। एक खिलाड़ी जो होगा, एक खिलाड़ी यहाँ पे क्या होगा, एक खिलाड़ी यहाँ पे सेंटर पे रहेगा, 1 एट सेंटर, 2 क्या रहेंगे, 2 फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेंगे, एंड बेसिकली 2 गार्ड्स भी होंगे जो बेसिकली बॉल को क्या करेंगे, सेफ गार्ड करना चाहेंगे। फिर द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू स्कोर पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स आपको कैसे मिलेंगे, जब आप बॉल को इसमें फेंकेंगे यहाँ से, एंड यहाँ पे आपको बेसिकली 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट्स भी मिल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ से बॉल को फेंक रहे हो, आप किस पोजीशन से बॉल को फेंक रहे हो, यहाँ से आपको 1, 2 और 3 पॉइंट्स भी मिल सकते हैं। अच्छा, एंड अगर हम इस नेट की बात करें, ये ग्राउंड से कितने हाइट पे होता है हमारे पास, इट इज़ एट 10 फीट, यानी कि ये जो हाइट होती है या फिर कोर्ट से जो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, अच्छा कोर्ट की जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है इससे ये कितना हमारे पास दूर होता है वर्टिकली, ये हमारे पास होता है 10 फीट दूर। नाउ फर्दर अगर हम बात करें, देखिए फ्री थ्रोज आर ऑफ वर्थ 1 पॉइंट, देखिए फ्री थ्रो जो होता है हमारे पास वो 1 पॉइंट कहलाता है, फिर फील्ड गोल इज वर्थ 2 पॉइंट्स, एंड इसी हिसाब से इफ शॉट इज टेकन फ्रॉम बिहाइंड दी 3 पॉइंट लाइन उसको हम 3 पॉइंट्स, यानी कि इन शॉट यहाँ पे आप लिख सकते हो कि 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट्स कैन आल्सो बी स्कोर्ड यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन दी पोजीशन, जो खिलाड़ी है वो किस पोजीशन पे है। फिर अंडर फीबा रूल्स, फीबा अगेन ये क्या है, इसकी शॉर्ट फॉर्म आप इट इज सिंपली इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन, ये क्या है, इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन। नाउ
इनके अकॉर्डिंग अ गेम इज़ डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर्स, यानी कि गेम को क्या किया जाता है 4 क्वार्टर्स में डिवाइड किया जाता है। 4 क्वार्टर्स में क्या किया जाता है, गेम को डिवाइड किया जाता है। ईच लास्टिंग 10 मिनट, इनकी हर एक क्वार्टर में जो गेम होगी वो 10 मिनट के लिए खेली जाएगी। अच्छा, बट NBA की अगर हम बात करें, जो जनरली अमेरिका में खेला जाता है, उसमें जो हमारे पास एक क्वार्टर होता है वो 12 मिनट्स का होता है। बट आप याद रखिएगा 10 मिनट्स वाला। अगर आपसे दोनों पूछे जाएँ तब आप 10 मिनट्स वाला जवाब देंगे, बट अगर आपसे मेंशन किया गया है NBA है तब आपका आंसर होगा 12 मिनट्स यहाँ पे। अच्छा, फिर देयर आर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ फाउल्स यहाँ पे, इंक्लूडिंग पर्सनल फाउल। अब पर्सनल फाउल में क्या हो सकता है, आपने इरेगुलर कॉन्टैक्ट किया किसी अपोनेंट के साथ। फिर टेक्निकल फाउल में क्या होगा, आपने फॉर एग्जांपल कोई भी रूल जो है उसको क्या किया, वायलेट किया, या फिर इनडिसिप्लिन आपने क्रिएट किया। फिर अनसपोर्ट्समैन फाउल में क्या होगा, आपने अनएथिकली या फिर अनफेयर आप मीन्स या फिर चीटिंग करके यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे पॉइंट हासिल किया। फिर डिस्क्वालीफाइंग फाउल में क्या होगा, यहाँ पे सिंपली अगेन नॉन सपोर्ट्स मैन बिहेवियर आपने यूज़ किया। सो इस केस में यानी कि किसी को धक्का मुक्का मारा, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या किया जाएगा, डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। फिर आफ्टर 1 डिस्क्वालीफाइंग फाउल टू अनसपोर्ट्समैन लाइक फाउल, यानी कि अगर आपने एक डिस्क्वालीफाइंग फाउल किया और 2 अनसपोर्ट्समैन लाइक फाउल किए, सो प्लेयर को क्या किया जाता है, इजेक्ट किया जाता है। आपको जो फील्ड से आपको बाहर किया जाएगा एंड आपको लीव करना होगा फील्ड को, एंड आपको लॉकर रूम में रहना पड़ेगा अनटिल गेम इज ओवर। सो ये हैं कुछ रूल्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। नाउ अगर हम बास्केटबॉल कोर्ट की अगर हम बात करें, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पहली बात, ये जो कोर्ट हमारे पास होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, रेक्टेंगुलर शेप का होता है। पहली बात, किस शेप का होता है, यहाँ से आप खुद पॉइंट्स निकाल सकते हो। रेक्टेंगुलर शेप का होता है हमारे पास। फिर ये इसके जो डायमेंशंस होते हैं, इट इज़ 28 इंटू 15 मीटर। सो 28 मीटर इंटू 15 मीटर, यानी कि लेंथ जो है इसकी 28 मीटर, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अच्छा, लेट मी चेंज दी हाईलाइटर यहाँ पे। सो हाईलाइटर लेते हैं, यहाँ पे 28 मीटर आपको दिख रहा होगा। 28 मीटर यहाँ से आपको दिख रहा होगा। दिस इज हमारे पास यहाँ पे 28 मीटर लेंथ। फिर यहाँ से विड्थ की अगर हम बात करें या फिर ब्रेडथ आप मानिए, इट इज़ 15 मीटर, यानी कि 28 इंटू 15 रेक्टेंगुलर शेप का हमारे पास होता है। फिर बेसिकली ये जो हमारे पास है, दिस इज सेंटर लाइन। ये हमारे पास क्या है, सेंटर लाइन यहाँ पे। एंड इस सेंटर लाइन पे क्या किया जाता है, एक सर्कल यहाँ पे ड्रा किया जाता है। एंड इस सर्कल का जो डाया हमारे पास होता है, इट इज़ 3.6 मीटर। हमारे पास कितना होता है, 3.6 मीटर। एंड फिर यहाँ से एक लाइन यहाँ से खींची जाती है, एक लाइन यहाँ से खींची जाती है। इसको बोला जाता है 3 पॉइंट लाइन। दिस इज 3 पॉइंट लाइन, 3PL लिखूंगा मैं। दिस इज 3 पॉइंट लाइन। ये भी हमारे पास क्या है, 3 पॉइंट लाइन। ये आपको दिख रही होगी। इनको क्या बोला जाता है, 3 पॉइंट लाइन। फिर ये जो 3 पॉइंट लाइन है, इसकी यहाँ से क्लियरेंस होगी, यहाँ से भी क्लियरेंस छोड़ी जाएगी, यहाँ से भी क्लियरेंस, यहाँ से भी इसमें क्लियरेंस छोड़ी जाएगी। एंड ये जो क्लियरेंस होती है बेसिकली इट इज़ 0.9 मीटर। कितनी क्लियरेंस छोड़ी जाती है, 0.9 मीटर। अच्छा, फिर यहाँ पे ये जो आपको लाइनेस दिख रही हैं, इन लाइन्स की भी क्लियरेंस कितनी होती है हमारे पास, 0.15 मीटर, 0.15 मीटर। एंड ये जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं साइड लाइन। जैसे ये हमारे पास है, दिस इज सेंटर लाइन। सो इन लाइन्स को हम क्या बोलते हैं, साइड लाइन। एंड ये जो शॉर्टर डायमेंशन हमारे पास है 15 मीटर वाला, इस साइड में जो लाइन है इसको क्या बोला जाता है, एंड लाइन। ये पूरा आपको बनाना है, इसको क्या बोला जाता है, एंड लाइन। फिर यहाँ से देखिए जो पोस्ट हमारे पास है, यहाँ से देखिए ये जो रेक्टेंगुलर शेप आपको यहाँ पे दिख रही है, ये हमारे पास क्या होता है, दिस इज रिस्ट्रिक्टेड एरिया। यानी कि ये हमारे पास क्या होता है, दिस इज रिस्ट्रिक्टेड एरिया। इसमें दूसरी टीम का खिलाड़ी नहीं आ सकता है। फिर इसमें आगे एक सेमी सर्कल इस साइड में भी बनाया जाता है, इस साइड में भी एक सेमी सर्कल बनाया जाता है। फिर ये जो जोन हमारे पास होता है, ये वाला जोन जो हमारे पास होता है, इसको बोला जाता है 2 पॉइंट एरिया। जैसे ये हमारे पास है, ये जो एरिया होगा हमारे पास, दिस इज 3 पॉइंट एरिया या फिर 3 पॉइंट गोल एरिया, इसको हम बोलते हैं दिस इज 2 पॉइंट गोल एरिया हमारे पास। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। फिर साथ ही में सेंटर से अगर हम बात करें, देखिए सेंटर से ये हमारे पास है सेंटर, ध्यान दीजिए सेंटर से 5 मीटर की दूरी पे,
मे बी यहाँ पे नहीं लिखा है, हाँ 5 मीटर की दूरी पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली टीम के बेंच होते हैं। इस साइड में भी एक टीम का, इस साइड में हमारे पास दूसरी टीम का। एंड जो टीम बेंच एरिया होता है इसकी विड्थ हमारे पास कितनी होती है, बेसिकली 2 मीटर की। सो ये आपको ध्यान में रखना है ओवरऑल जब आपसे पूछे, क्योंकि ये एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। इसके हाई चांसेस हैं, 90% प्रोबेबिलिटी है कि आपसे बास्केटबॉल कोर्ट ही पूछा जाएगा। सो ये हो गया आपका बास्केटबॉल, इससे रिलेटेड ऑल जो आपको जानना था। नाउ टेबल टेनिस। टेबल टेनिस की अगर हम बात करें, टेबल टेनिस अगेन इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ, इंग्लैंड में हुआ। कब, 1880s में, यानी कि 1881 में भी हो सकता है, 1882, 1880, 90 में भी हो सकता है। सो 1880s में, यानी कि 1889 में भी हो सकता है। नाउ 1880s में इसका ओरिजिन हुआ। एंड इसको जो टेबल टेनिस हमारे पास है, इसको इनिशियली क्या बोला जाता था, पिंग पोंग बॉल, या फिर इसको क्या बोला जाता था, पिंग पोंग। क्या बोला जाता था, पिंग पोंग। अच्छा, द फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप वर हेल्ड इन लंदन। पहली बार टेबल टेनिस के जो चैंपियनशिप्स हैं लंदन में हेल्ड किए गए। कब, 1926, क्योंकि ओरिजिन कब हुआ, यानी कि इससे 40 साल पहले, बट आफ्टर ऑलमोस्ट 40 ईयर्स ऑफ गैप 1926 में पहली बार क्या किया गया, वर्ल्ड चैंपियनशिप हेल्ड किया गया। अच्छा, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, जिसको आप ITTF के नाम से जानते हो, इसको फिर फाउंड किया गया 1926 में विलियम हेनरी लाव्स के द्वारा। एंड यही ITTF जो हमारे पास है, यही बेसिकली रूल्स बनाता है टेबल टेनिस के, यही बेसिकली रूल्स बनाता है टेबल टेनिस के। फिर टेबल टेनिस मेड इट्स ओलंपिक डेब्यू। फिर पहली बार टेबल टेनिस ने ओलंपिक्स में अपना डेब्यू किया, या फिर पहली बार इसको वहाँ पे इनॉग्रेट किया गया। कब, 1988 में। बट चैंपियनशिप पहली बार कब खेली गई, 1926 में। कहाँ पे, लंदन में। एंड ओलंपिक्स में ये कब इंटर करा, 1988 में। कहाँ पे, सियोल में। विथ सिंगल्स एंड डबल्स फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। यहाँ पे दोनों सिंगल्स गेम भी खेले गए। सिंगल्स मतलब यहाँ पे एक एक खिलाड़ी, यानी कि एक खिलाड़ी, दोनों साइड से एक एक खिलाड़ी। फिर यहाँ से दोनों साइड से दो दो खिलाड़ी, इसको बोला जाता है डबल्स। दिस इज डबल्स, दिस इज यहाँ पे सिंगल्स। सो दोनों यहाँ पे इंक्लूड किए गए किसमें, ओलंपिक्स में। कब, 1988 में। फिर इंडिया की अगर हम बात करें, द गेम वाज ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। यानी कि पहला जो हाफ था 20th सेंचुरी का, इसमें इंडिया में गेम को लाया गया, यानी कि 1940 में या फिर 1950 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे खाली फर्स्ट हाफ मेंशन किया गया है। एंड इंडिया की अगर हम बात करें, टेबल टेनिस फेडरेशन बनाई गई, जिसको हम बोलते हैं TTFI। कब, 1926 में इसको बनाया गया था। सो यह है हिस्ट्री यहाँ पे। नाउ फंडामेंटल स्किल्स की अगर हम बात करें, देखिए फंडामेंटल स्किल क्या क्या होना चाहिए आपके पास। ग्रिप में दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपको 2 टाइप्स की ग्रिप यहाँ पे होनी चाहिए। एक पेन होल्ड ग्रिप, यानी कि जैसे सिंपली आप क्या करते हो, एक पेन को होल्ड करते हो जब आप लिखते हो। जैसे मैं अभी राइटिंग कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, जैसे मैंने पेन होल्ड किया होगा, इसको बोलते हैं हम पेन होल्ड ग्रिप। अच्छा, दूसरा हमारे पास शेक हैंड ग्रिप, यानी कि जैसे किसी और के साथ क्या करते हैं, हैंड शेक करते हैं। सो दो सिंपली आपको याद रखना है, एक आपको हैंड शेक करना है, दूसरा आपको पेन हाथ में लेना है। एंड यही यहाँ पे ग्रिप्स बन जाते हैं। फिर सर्विस यहाँ पे क्या हो सकती है, इट कैन बी चॉपर्ड सर्विस, यानी कि जिसमें क्या इन्वॉल्व होगा, बॉल क्या करेगी, बॉल बेसिकली स्पिन करते करते आगे जाएगी फॉरवर्ड खिलाड़ी तक। एंड कैन बी साइड स्पिन, या फिर साइड से ऐसे स्पिन होकर आएगी इस खिलाड़ी तक। सो 2 टाइप की सर्विस हो सकती है। फिर स्ट्रोक्स, अब स्ट्रोक फोर हैंड हो सकता है या फिर बैक हैंड पुश, या तो आप फोर हैंड आगे जाकर ही पुश करोगे, या फिर आप बैक हैंड का यूज़ करोगे, या फिर बैक पोर्शन का आप यूज़ करोगे। द स्ट्रोक्स कैन बी डिफेंसिव और अटैकिंग। एंड ये जो आपके स्ट्रोक्स होंगे, या तो आप डिफेंस के लिए खेलोगे, या तो आप आगे वाले खिलाड़ी को अटैक करने के लिए, यानी कि अपोनेंट को अटैक करने के लिए खेलोगे। फिर स्पिन जो बॉल होती है यहाँ पे, ये बेसिकली इन्वॉल्व करता है ये कैसे रोटेट कर रही है, वेदर आप बेसिकली इसको साइड स्पिन करा रहे हो या फिर आप इसको बेसिकली चौपड़ सर्विस करा रहे हो। सो ये डिपेंड करता है आप कैसे स्पिन करा रहे हो ईयर में। फिर रिसीविंग मतलब ये बेसिकली इन्वॉल्व करता है कि एक प्लेयर अपनी पोजीशन में कैसे अपनी पोजीशन बनाता है, कैसे रेडी है वो, या फिर रिटर्न स्ट्रैटेजीज उसके पास क्या है कि जब बॉल उसके पास आई वो बॉल को कैसे रिसीव करेगा एंड रिटर्न कैसे करेगा। फिर इट कैन बी रिसीविंग साइड स्पिन सर्विस एंड रिसीविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रोक्स, या सो अलग अलग टाइप के स्ट्रोक भी हो सकते हैं, या फिर साइड स्पिन सर्विस भी हो सकती है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पे खिलाड़ी था, इसने बॉल को फेंका ऐसे साइड स्पिन करके, बॉल ऐसे हिट हुई इधर चली गई। एंड दूसरा क्या था, बॉल ऐसे स्पिन करते 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 आगे गई। सो यही दो सर्विस हैं बेसिकली यहाँ पे। एंड नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे डायमेंशंस, किसके, जो हमारा यहाँ पे टेबल टेनिस है, या फिर इसका शॉर्ट में कोर्ट आप मानिए। नाउ इसमें आपको याद क्या रखना है, इसकी लेंथ, इसकी जो लेंथ यहाँ पे है इट इज़, एक खिलाड़ी यहाँ पे होगा इस साइड, एक खिलाड़ी यहाँ पे होगा, दूसरा खिलाड़ी यहाँ पे इस साइड होगा हमारे पास। सो नाउ इसकी जो लेंथ हमारे पास है इट इज़ 274 सेंटीमीटर। एंड देन इसकी जो लेंथ हमारे पास है इट इज़ 274 सेंटीमीटर। अच्छा, विड्थ की अगर मैं बात करूं इस टेबल की, इट इज़ 152.5 सेंटीमीटर। कितना, 152.5 सेंटीमीटर। एंड हाइट की अगर हम बात करें ग्राउंड से, फॉर एग्जांपल अगर ये ग्राउंड पे रेस्ट कर रहा है, ग्राउंड से कितनी दूरी पे है, 76 सेंटीमीटर। एंड ये जो नेट आपको दिख रहा है, इसकी जो क्लियरेंस है इट इज़ 15.25 सेंटीमीटर। यहाँ से यानी कि टेबल के ऊपर इतना खड़ा होगा। एंड यहाँ से ये बाहर भी होता है, इसको क्लियरेंस होती है यहाँ से, ये देखिए इस साइड से भी बाहर, इस साइड से भी बाहर। एंड ये इतना हॉरिजेंटली कितना बाहर होता है, अगेन 15.25 सेंटीमीटर। सो ये 4 डायमेंशंस आपको इसमें याद रखने, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 274, फिर 152.5 सेंटीमीटर, एंड यहाँ पे 76, यानी कि 76 का ऑलमोस्ट आप ये मानिए डबल हाइट में, ये हाइट, फिर विड्थ इसकी आप ऑलमोस्ट ये मानिए डबल, आपको याद रहेगा 76 का ऑलमोस्ट यहाँ पे डबल, यानी कि 152.5। फिर यहाँ से 274, एंड यहाँ से ये जो हैंगिंग वाला पार्ट है, चाहे ऐसे हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली, हर एक इसका जो डायमेंशन है इट इज़ 15.25 सेंटीमीटर। एंड आई होप आपने ये लेक्चर भी देखा होगा, आप यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए बढ़िया तरीके से प्रिपेयर हुए होंगे, क्योंकि बाकी यूनिट जो हैं वो टाइम पे आपको मिले थे एंड उनमें आपने अच्छे से रिवीजन किया होगा। एंड आप एग्ज़ाम में डेफिनेटली 95+ स्कोर करके आओगे डेफिनेटली। एंड जब आप पेपर दे के आओगे, जो हमारा लेक्चर 1 है या फिर पहला जो 1 शॉट था डे 1, उस वीडियो में आप अपने कमेंट्स रखना कि आपने कैसा स्कोर किया। एंड साथ ही में आपके जो जूनियर्स हैं उन तक हमें हेल्प कर सकते हो रीच आउट करने में। एंड आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम।